हेलो। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो किसी साइफाई मूवी से कम नहीं। शुरुआत होगी पृथ्वी के उबलते हुए शुरुआती वातावरण से, और वहां से जूम इन करके हम पहुंचेंगे एक नैनोमीटर स्केल पर काम करने वाली सिंगल सेल यानी कोशिका की झिल्ली तक। ये कहानी सिर्फ बायोलॉजी की नहीं, बल्कि सर्वाइवल और अस्तित्व की एक मास्टर क्लास है। तो बिना देरी किए चलिए इस अद्भुत माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं। लेकिन इन कोशिकाओं के अंदर झांकने से पहले एक बड़ा माइंड बॉगलिंग सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है। सोचिए, लगभग 3.5 अरब साल पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहली सुरक्षात्मक कोशिका झिल्ली आखिर कहाँ बनी होगी? आमतौर पर ध्यान शांत महासागरों की तरफ जाता है ना? लेकिन नए वैज्ञानिक शोध एक बिल्कुल ही अलग और बेहद एक्सट्रीम वातावरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस रोड मैप पर एक झलक डाल लेते हैं। गर्म झरनों में उत्पत्ति, फिर जीवन के निर्माण खंड, अदृश्य दुनिया को देखना, फ्लूइड मोज़ेक झिल्ली, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया और आखिर में पौधों की कोशिका भित्ति। शुरुआत एक एंशिएंट मैक्रो एनवायरनमेंट से करेंगे और सीधे पौधों और जंतु कोशिकाओं की केमिस्ट्री तक जूम इन करते जाएंगे। पहला हिस्सा, गर्म झरनों में उत्पत्ति, 3.5 अरब साल पुरानी भट्टी। तो एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो साइंस ये मानती है कि जीवन पानी में शुरू हुआ, लेकिन एविडेंसेस बताते हैं कि ये विशाल समुद्र नहीं बल्कि बदलते वातावरण वाले छोटे जलाशय थे। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है गर्म झरने। अब इन उबलते हुए एनवायरनमेंट्स की सच में सबसे दिलचस्प बात क्या है? लद्दाख की पूगा वैली का उदाहरण लेते हैं, जहां ठंड के मौसम में भी झरने उबलते रहते हैं। लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के वैज्ञानिकों ने एक कमाल की चीज नोटिस की। इन झरनों के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से जमता है, और इन्हीं जमावटों ने प्रारंभिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रीम हालात और खतरनाक रेडिएशन से बचाया था। बस यही वो जगह थी जहां सबसे पहली प्रोटेक्टिव कोशिका झिल्ली बनी, एक एक्सट्रीम भट्टी जहां थर्मोफाइल्स यानी हीट लविंग बैक्टीरिया ने जन्म लिया। कमाल की बात है ना? अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जीवन के निर्माण खंड, एक से अनेक तक। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन सिंगल सेल्ड हीट लविंग जीवों से विकास होकर आज के इस जटिल जीवन का रूप तैयार हुआ। ये सीक्वेंस बायोलॉजिकल सीडी को बिल्कुल परफेक्ट तरह से समझाने के लिए काफी है। हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से बनता है। जब एक जैसी कोशिकाएं मिलकर कोई तय काम करती हैं, तो वो मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। फिर अलग अलग ऊतक मिलकर एक अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन साथ मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार कर देते हैं। जैसे श्वासन प्रणाली को ही ले लीजिए, नाक के छिद्र, श्वास नली और फेफड़े मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बेस हमेशा वही एक फंडामेंटल यूनिट रहती है, एक सिंगल कोशिका। तीसरा हिस्सा, अदृश्य को देखना नंगी आंखों से परे। इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हम कितनी भी बातें कर लें, सच तो ये है कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना असंभव था। इंसान को अपनी जैविक सीमाओं को तोड़ने का कोई तरीका तो ढूंढना ही था। यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि 0.1 मिलीमीटर हमारी नंगी आंखों की रेजोल्यूशन की एब्सोल्यूट आखिरी लिमिट है। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी से कागज कर बने दो बिंदुओं को देखा जा रहा है। अगर उनके बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर से जरा भी कम हुई, तो वे दोनों बिंदु बिल्कुल एक ही दिखाई देंगे, अलग नहीं। और कोशिकाएं, वे तो इससे भी कहीं ज्यादा छोटी होती हैं। इसी लिमिटेशन को तोड़ने के लिए एंट्री होती है माइक्रोस्कोप की। 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक कॉर्क के टुकड़े में छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखे और उन्हें सेल्स नाम दिया। एक आम लाइट माइक्रोस्कोप दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट और लेंसेज का इस्तेमाल करता है, जिससे मैग्निफिकेशन कई गुना बढ़ जाता है। एक 200 माइक्रोमीटर लंबी प्याज की कोशिका इसकी मदद से लगभग 100 गुना बड़ी दिखाई दे सकती है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन बात सिर्फ कोशिका देखने पर कहाँ रुकनी थी। उसके अंदर की दुनिया देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप काफी नहीं था। तब आविष्कार हुआ बेहद पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये रोशनी के बजाय सीधे इलेक्ट्रॉन्स की बीम का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से कोशिका की इंटरनल डिटेल्स को नैनोमीटर के स्केल पर देखा जा सकता है। नैनोमीटर मतलब 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इमेजिन कीजिए, इसने बायोलॉजी की दुनिया को ऐसी क्लैरिटी दी जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
यहाँ एकदम साफ देखा जा सकता है कि कैसे लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक का सफर एक छोटे से कदम से एक लंबी छलांग बन गया। विजिबल लाइट और माइक्रोमीटर स्केल से आगे बढ़कर सीधे इलेक्ट्रॉन बीम्स और नैनोमीटर स्केल तक। इसी लीप ने साइंस को कोशिका के सिर्फ बाहरी आकार से आगे बढ़कर उसके अंदर की पूरे आर्किटेक्चर को माप करने की ताकत दी। चौथा हिस्सा, फ्लूइड मोज़ाइक झिल्ली, सार्वभौमिक सीमा। अब चलिए उस नैनोमीटर स्केल को पकड़कर सीधे कोशिका की आउटर बाउंड्री पर फोकस करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये प्रूफ करता है कि कोशिका की झिल्ली कोई पत्थर की ठोस दीवार नहीं है। ये सिर्फ 7 से 10 नैनोमीटर पतला एक फ्लूइड समुद्र है जो लिपिड्स यानी फैट्स का बना है। इस लिपिड बाइलेयर में ऐसे हेड्स हैं जो पानी की तरफ आकर्षित होते हैं और ऐसी टेल्स हैं जो पानी से दूर भागती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स घूम सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लूइड है। और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल किसी टाइल की तरह सेट होते हैं, इसलिए इसको मोज़ेक कहा जाता है। यहाँ कुछ खास प्रोटीन्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट गेटकीपर्स का काम करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कोशिका के अंदर आखिर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा। 5वां पड़ाव, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, एक बहुत ही आसान आलू का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं कि ये गेटकीपर प्रोटीन्स और ये झिल्ली अपने आसपास के वातावरण पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे समझने के लिए ये प्रयोग सबसे बेस्ट है। इन 2 अलग-अलग बीकर्स को ध्यान से देखिए, रिजल्ट कितना क्लियर है। पहले बीकर में जिसमें सादा पानी भरा है, वहां आलू का टुकड़ा फूल गया है, लेकिन दूसरे बीकर में जहां नमक या चीनी का 20% घोल रखा गया था, वहां आलू का टुकड़ा छोटा होकर पूरी तरह सिकुड़ गया। ये विजुअल प्रैक्टिकली साबित करता है कि कोशिका की सिलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली लगातार बाहर मौजूद पानी के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से रिएक्ट कर रही है। आइए इन्हें एक एक करके ठीक से समझते हैं। पहली स्थिति है आइसोटोनिक। इसमें कोशिका के बाहर और अंदर सोल्यूट यानी घुले हुए पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन एकदम बराबर होता है। यह एक परफेक्ट बैलेंस की स्टेट है। यहाँ कोशिका ना तो फालतू पानी सोखती है और ना ही पानी खोती है, बस अपने नॉर्मल आकार और टेंशन में रहती है। दूसरी कंडीशन है हाइपोटोनिक घोल। जब कोशिका को सादे पानी में डाला जाता है, जहां बाहर सल्यूट कम है और पानी ज्यादा, तो बैलेंस बनाने के लिए पानी कोशिका के अंदर रश करने लगता है। यही मेन वजह है कि पहले बीकर में आलू का टुकड़ा फूल गया था, क्योंकि उसकी कोशिकाओं ने पानी पी लिया था। और तीसरी सिचुएशन है हाइपरटोनिक घोल। जब कोशिका को उस 20% वाले नमक के घोल में रखा जाता है, जहां बाहर सोल्यूट बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल उल्टा असर पड़ता है। पानी कोशिका के अंदर से तेजी से बाहर की तरफ खींचने लगता है। नतीजा, कोशिका बुरी तरह डिहाइड्रेटेड हो जाती है और उसकी बनावट सिकुड़ जाती है, बिल्कुल दूसरे बीकर के आलू के टुकड़े की तरह। छठा और आखिरी हिस्सा, पौधों की कोशिका भित्ति, प्रकृति का कवच। अभी तक की जानकारी से थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पौधों और जानवरों के बीच एक बेहद बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ इन दोनों की तुलना बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ प्याज की एकदम ठोस बॉक्स जैसी कोशिकाएं हैं, जिनकी सबसे खास बात है उनका अतिरिक्त कवच, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये एक सॉलिड आर्मर की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ मानव गाल की कोशिकाएं बिल्कुल अनियमित और लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें ये सेल वॉल नहीं होती। यही कारण है कि अगर इन दोनों को किसी हाइपोटोनिक यानी हाई शुगर घोल में रखा जाए, तो पौधे की कोशिका भले ही अंदर से सिकुड़ जाए, लेकिन उसका बाहरी आकार नहीं बिगड़ता। लेकिन वहीं मानव कोशिकाएं, जिनमें ये सेल वॉल वाली दीवार नहीं होती, बेहद तेजी से और बुरी तरह सिकुड़ जाती हैं। अब जब इस एक्सप्लेनर के हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो एक बहुत ही डीप और दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अभी अभी हमने कोशिका झिल्लियों और ऑस्मोसिस के कितने नाजुक होने की बात की। जरा सोचिए, अगर आज की मॉडर्न कोशिकाओं को वापस उन्हीं एक्सट्रीम उबलते हुए गर्म झरनों में फेंक दिया जाए, वही झरने जहां 3.5 अरब साल पहले उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो क्या वे बच पाएंगी? शायद बिल्कुल नहीं। तो आखिर विकास क्रम यानी एवोल्यूशन ने किस तरह उस एक्सट्रीम उबलती भट्टी से खुद को दूर किया और ऐसी नाजुक झिल्लियों को सफलतापूर्वक जिंदा रखा? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिस पर सोचना तो बनता है। इस अद्भुत सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।